नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 9वी हिंदी व्याकरण या व्याकरणामध्ये पाहणार आहोत संधी। आपण मागील तासाला व्याकरणाच्या मागील तासाला संधी कशाला म्हणायचं, त्यानंतर संधीचे मुख्य 3 प्रकार आणि स्वर संधीचे उप 5 प्रकार अशा प्रकारे अभ्यास केलेला होता। अपन थोड़ी त्याची रिवीजन करूया आणि मग पुढे जाऊया। सबसे पहले हमने देखा था संधि किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं और वो 2 शब्द मेल उसका जोड़ना कैसे होता है, तो जो 2 निकटवर्तीय ध्वनियां होती है वो आपस में मिलती है। मैंने आप लोगों को उसके कई उदाहरण दिए थे, जैसे रविंद्र, रवि अधिक इंद्र। तो ये 2 शब्द है, 2 शब्दों को मिलकर ई अधिक ई मिलकर बन गया दीर्घ ई और उससे हो गई मिलाप से बन गई संधि और एक ही शब्द बन गया रविंद्र। तो इससे हमें यहाँ संधि की जो व्याख्या प्राप्त हुई थी, जिसे हिंदी में हम परिभाषा कहते हैं, वो परिभाषा ये थी जो 2 निकटवर्तीय ध्वनियां आपस में मिलती है या आपस के मिलाप से जो बनती है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर हमने संधि के 3 प्रकार देखे थे, स्वर संधि, दूसरा प्रकार हमने देखा था व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार देखा था हमने विसर्ग संधि। इसके पहले संधि के प्रकार देखने के पहले हमने देखा था स्वर किसे कहते हैं। तो हमने स्वर सभी जान लिए थे, अ, आ, ई, उ, ऊ। तो इन सभी को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और फिर वर्ण की शुरुआत कहां से होती है, तो हमने देखा था क, ख, ग। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो इनका भी हमें मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि 2 निकटवर्तीय ध्वनियां आपस में मिलती है, 2 वर्ण भी कहाँ कहीं पर कहा गया है। अगर वे स्वर है तो वो स्वर संधि है। अगर जब 2 मिलाप होने वाले ध्वनियां है, उसमें से स्वर एक स्वर है, एक व्यंजन है या दोनों व्यंजन है, तो फिर वो व्यंजन संधि है। और विसर्ग के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हमें स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये भी मालूमात होनी चाहिए थी। इसके बारे में भी हमने पिछली तासिका को जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो अ, आ, ई, इसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क, ख, ग, घ इसे हम वर्ण कहते हैं। तो अब देखो, उसके पश्चात हमने देखा था स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा आप लोगों ने लिख ली थी, पास पास आने पर 2 स्वरों से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उसमें हम परमात्मा, परम, परम, म, अ, आत्मा का आ, अ अधिक आ, तो दीर्घ आ बन गया। तो इस तरह से परमात्मा, इसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। फिर अ के सामने आ आता है, अ के सामने अ आता है, अ के सामने ई आता है, आ के सामने उ आता है। तो स्वर ही, सिर्फ स्वर ही, उनके 2 स्वरों के मिलाप से वो जो 2 निकटवर्तीय ध्वनि है वो अगर स्वर है तो वो संधि हो गई स्वर संधि। फिर हमने स्वर संधि के जो 5 भेद देखे थे, उसमें हमने ये देखा था कौन से स्वर के सामने कौन सा स्वर आता है, इस पर निर्भर होता है आगे के 5 स्वर संधि के उपभेद। तो उसमें हमने देखा था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। तो ये 5 प्रकार भी हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि का मुख्य दूसरा प्रकार, व्यंजन संधि। तो उसके पहले
कक्षाओं में पढ़ी थी। आप लोगों को ये वर्णमाला जब लिखने को कहा गया था तो आपको ऐसे ही लिखने को बोल दिया गया था। लिखो क ख ग घ, इस तरह से स छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसका वर्ग कैसे रहता है। इसे क का वर्ग कहते हैं जिसमें क ख ग घ ज आता है। फिर ये च का वर्ग कहते हैं जिसमें च छ ज झ च आता है। फिर ये ट का वर्ग कहते हैं जिसमें ट ठ ड ढ न आता है। ये त का वर्ग है जिसमें त थ द ध न आता है। और ये प का वर्ग है प फ ब भ म। और अंत में य र ल व श ह अभी भी है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ज्यादातर व्यंजन संधि जब हम पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर ये जो पहला वर्ग होता है उससे परिवर्तित होकर जो वर्ण बनता है वो तीसरे या ज्यादातर तीसरे या कई बार चौथा वर्ण बन जाता है। अभी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं उदाहरण दूंगी तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। आप लोगों को बस सिर्फ इतना समझ लेना है, क का तीसरा वर्ण, क के वर्ग, क का जो पूरा, जैसे आपकी 9वीं कक्षा है तो 9वीं ड की कक्षा है तो उसमें कौन से छात्र है, उस तरह से क का जो ये वर्ग है उसमें क ख ग घ जाता है, च में च छ ज झ आता है, ट के वर्ग में ट ठ ड ढ न आता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और क का तीसरा वर्ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, च का ज, ट का ड, त का ध, प का भ। और इन्हें विशेष रूप में आप लोगों को याद रखना है य र ल व श, क्योंकि इनका भी महत्व व्यंजन संधि में अलग सा है। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ये तो मैं विस्तार से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको इतनी विस्तार से इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको 10वीं कक्षा के लिए भी ये उपयुक्त तो हो सकता है, इसलिए मैं विस्तृत रूप से आपको पढ़ा रही हूँ। अब व्यंजन संधि पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को ये प्राथमिक जानकारी दी है। अब व्यंजन संधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने स्वर संधि में स्वर देखे थे, व्यंजन संधि में हमें क्या देखना है, व्यंजन देखना है, जिसे वर्ण कहते हैं हम, क ख ग घ ये वर्ण। तो व्यंजन संधि की क्या व्याख्या है या परिभाषा क्या है। जैसे हमने स्वर संधि में देखा था कि दो स्वरों के मिलाप से, निकटवर्तीय दो स्वरों के मिलाप से बनती है तो स्वर संधि है। यहाँ पर थोड़ा सा उस परिभाषा में परिवर्तन है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि दो व्यंजनों के आपस के दो व्यंजनों के मिलाप से जो बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ऐसे नहीं है। तो व्यंजन संधि में हम ये कहेंगे व्यंजन और स्वर, अथवा व्यंजन और व्यंजन। कभी व्यंजन के सामने स्वर आएगा, कभी व्यंजन के सामने व्यंजन ही आएगा। तो व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से ध्यान में ले लीजिए, व्यंजन अथवा स्वर या व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन, इनके योग से आने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। आप परिभाषा लिख लीजिए, व्यंजन और स्वर, आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी लेकिन आपके पास होना चाहिए। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन,
व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से आने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से आने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं उनके उदाहरण देखते समय मैंने क का वर्ग बताया था, ख का वर्ग, क ख ग घ, क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, ये जो वर्ग बताए थे उनका तीसरा जो स्थान है वो आपको ध्यान में रखना है। चलो तो हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने परिभाषा लिख ली हो। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से आने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखो उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ व्यंजन और स्वर का पहले उदाहरण देखेंगे। व्यंजन और स्वर, तो पहला उदाहरण हम देखेंगे दिक अधिक अंबर। तो ये शब्द बनता है दिगंबर। क्या बनता है? दिगंबर। तो आप लोगों ने यहां देखा होगा क व्यंजन है और अ स्वर है। क के सामने क्या आ गया है? स्वर अ आ गया है। मतलब व्यंजन और स्वर के मिलाप से जो बनता है वो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था हर समय यह नियम नहीं लागू होता है, लेकिन ज्यादातर होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग अगर क का वर्ग देखेंगे, क ख ग, एक क का तीसरा वर्ण बन गया है दिक अधिक अंबर का मतलब दिगंबर। तो यहाँ पर क का परिवर्तन ग में हो गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, सत अधिक आचार। अब पहले ये लिख लीजिए ताकि मैं इसे पोंछ डालू। परिभाषा लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। पहले हम देख रहे हैं व्यंजन और स्वरों का उदाहरण, जिसमें हमने देखा है दिक अधिक अंबर दिगंबर। ये जो क है, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग होता है, तो क का ग बन गया है दिगंबर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया है। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के हम देख रहे हैं व्यंजन के आगे आने वाला स्वर और उनके मिलाप से होकर परिवर्तित होने वाली संधि। तो पहला उदाहरण हमने देखा था अधिक अंबर, तो शब्द तो बनता है दिगंबर। देखो लिखते समय भी मैं कभी कभार ऐसा लिख रही हूं, मी उदाहरण लिहिताना कधी कधी संधीचा विग्रह करून या ठिकाणी लिहिते, फोड करून लिहिते किंवा कधी कधी आधी शब्द लिहिते आणि नंतर त्याचा विग्रह करते। त्याचं कारणच असं आहे, तुम्हाला परीक्षेत हे दोन प्रकारे प्रश्न विचारले, कधी फक्त एवढं दिलं जाईल दिक अधिक अंबर, मग तुम्हाला तो शब्द कुठला तयार झालाय तो ओळखायचा आहे दिगंबर, आणि कधी दिगंबर हा शब्द देतील आणि संधी करा म्हणतील, मग त्यावेळेला तुम्हाला दिक अधिक अंबर लिहून दाखवायचे, क अधिक अस्वर, मग ती झाली व्यंजन संधी। दुसरं उदाहरण पाहूया आपण, सत अधिक आचार। सत मतलब अच्छा, आचरण का मतलब, आचार का मतलब आपको मालूम है आप लोगों को। अब देखो त व्यंजन है
व्यंजन है, आ स्वर है। अब इससे शब्द जो निकलता है वो है सदाचार। अब आपको त का वर्ग देखना है। त, थ, द, आ गया तीसरा वर्ण। त के वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, तो त का परिवर्तन द में हो गया, सदाचार। फिर तीसरा उदाहरण देखेंगे हम, वागीश। वाक अधिक ईश, अधिक ईश। क तो व्यंजन है, ई तो स्वर है, और उससे बन गया वागीश। अब क में क का तीसरा, क वर्ग का तीसरा वर्ण देखिए, क, ख, ग, तो ये भी बन गई व्यंजन संधि। उस तरह से और भी हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे जैसे व्यंजन के आगे स्वरों के उदाहरण देखे, उसी तरह से हम पहले देखेंगे व्यंजन के आगे व्यंजन ही कभी कभार आता है, तो उसके उदाहरण देखेंगे। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन के आगे व्यंजन आकर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखो, हमने देखा सज्जन, सत अधिक जन, सत अधिक जन। अब देखो, त व्यंजन है, ज भी व्यंजन है, तो इनके मिलाप से जो बनती है वो व्यंजन के आगे व्यंजन आने पर बनने वाली संधि, जिसे हम व्यंजन संधि ही कहते हैं। तो वो शब्द बन गया सज्जन। अब देखो, दूसरा शब्द हम देखेंगे तल्लीन, तत्लीन, तत् अधिक लीन। यहां पर भी त, उसके आगे द आ गया है, तो इससे बन गई तल्लीन। तो इस तरह से व्यंजन के आगे व्यंजन आने से भी क्या बनती है, व्यंजन संधि ही बनती है। फिर हम देखेंगे सन्मार्ग, और एक शब्द लीजिए, सत अधिक मार्ग। तो त के आगे म आ गया है, ये बन गया सन्मार्ग। व्यंजन के आगे व्यंजन आ रहे हैं। फिर देखेंगे जगन्नाथ, जगत, जगन्नाथ मतलब पूरे जगत का नाथ, जगत अधिक नाथ, तो ये बन गया जगन्नाथ। तो यहां पर भी त और न ये क्या है, व्यंजन है। फिर और एक उदाहरण देखेंगे हम, उल्लेख, उत अधिक लेख, उत अधिक लेख। त है, ल है, दोनों व्यंजन है, तो बन गया उल्लेख। और एक उदाहरण देखेंगे, सम अधिक पूर्ण, सम अधिक पूर्ण। म भी व्यंजन है, प भी व्यंजन है, संपूर्ण। तो व्यंजन संधि में ये जो दो नियम है, वैसे तो और भी नियम है, इस साल आपको बस इतना ही पढ़ना है। अगले साल और भी विस्तृत से हर एक संधि के उपभेद के बारे में देखेंगे। तो इतना आपको इस साल ध्यान में रखना है, स्वर के आगे स्वर आकर निकटवर्ती दो स्वरों के मिलाप से बनती है जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर व्यंजन संधि कहते हैं। कभी कभार स्वर के आगे व्यंजन हो सकता है, सॉरी व्यंजन के आगे स्वर हो सकता है, या कभी कभार व्यंजन और व्यंजन भी हो सकता है। तो उस संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो ये उदाहरण लिख लो आप लोग।
अब हम तीसरी संधि की तरफ चलते हैं। संधि का तीसरा प्रकार, अंतिम प्रकार हम देख रहे हैं, जिसे कहते हैं विसर्ग संधि। अब देखो इसका मतलब तो इसके अर्थ में ही, नाम में ही इसका अर्थ छिपा है, विसर्ग संधि। विसर्ग आप सभी लोग जानते हैं, इसे हम विराम चिन्ह में विसर्ग भी बुलाते हैं। तो इस विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आने पर जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। पहले से हम शुरू से देखेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के आगे स्वर। फिर हमने देखा व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहां व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन के आगे व्यंजन, ज्यादातर व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर विसर्ग संधि में क्या देखेंगे? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो आप लोगों को इसकी परिभाषा लिख लेनी है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोष्टक में इस तरह से चिन्ह भी बनाइए ताकि आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से लिख लो। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम उसके क्या देखेंगे? उदाहरण। तप अधिक बल। तो इसके मिलाप से बन गया तपोबल। यहां पर विसर्ग आता है, तप अधिक बल, तपोबल। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे उसका, नी अधिक आशा। नी आशा मतलब निराशा। तो यहां पर हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ये जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद स्वर, यहां पर स्वर आया है, यहां पर व्यंजन आया है। देखो यहां पर विसर्ग के बाद क्या आया है? व्यंजन आया है, लेकिन यहां पर विसर्ग के बाद क्या आया है? स्वर आया है। तो विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है या व्यंजन आता है तो उसके परिवर्तन से जो संधि होती है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो लिख लीजिए आप लोग एक उदाहरण। 2 उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए हैं जिसके जो 2 नियम है उनके बारे में है।
विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तप अधिक बल, तप प, तप के बाद विसर्ग आया है और उसके पश्चात आ गया है ब व्यंजन। और दूसरे उदाहरण में नी विसर्ग के बाद आ गया आ स्वर, आशा मतलब निराशा, तो उनके मिलाप से निराशा शब्द बन गया है। तो ये जो परिवर्तन आया है ये विसर्ग संधि का परिवर्तन है। अब हम और कई उदाहरण देखेंगे विसर्ग संधि के। मैंने पूरी तरह से विस्तृत से आपको नहीं पढ़ाया है, जितना इस साल आपको समझ लेना है बस उतना ही पढ़ाया है, क्योंकि संधि वैसे तो समझने में इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो इससे आसान अंक प्राप्त करने का व्याकरण का दूसरा भाग भी नहीं है। बस आपको सिर्फ स्वर, व्यंजन, विसर्ग इसका मतलब मालूम होना चाहिए और किसे स्वर संधि कहते हैं, कैसे बनती है, किसे व्यंजन संधि कहते हैं, कैसे बनती है, बस इतना आप समझ ले तो बड़ा ही आसान सा काम है। पहचानने में तो दिक्कत होती ही नहीं है, बस अगर आपको संधि बनाने को कहा जाए तो फिर आपसे गलती हो जाती है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी। तो हम उसके और कई उदाहरण देखेंगे, जैसे कि दूर अधिक बल, अधिक बल, तो इसे हम दुर्बल कहते हैं। विसर्ग के बाद क्या आ गया है, व्यंजन आ गया है, तो ये बन गई विसर्ग संधि। दूसरा उदाहरण देखेंगे, मन अधिक हर, मन को हरने वाला जिसे हम मनोहर कहते हैं, मनोहर। फिर देखेंगे निश्चय। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने संधि बनाई, शब्द से जोड़कर बनाई थी, अब हम शब्द लेंगे और उसका क्या करेंगे, ज्याला आपण काय म्हणतो विग्रह किंवा फोड करून घेऊया। तर आपण पुढचा शब्द घेऊया निश्चय। आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की निश्चय काय, नि विसर्ग अधिक जय, तो ये बन गया निश्चय। फिर अगर हमने निर्जीव शब्द लिया है, तो यहां पर भी नी के बाद क्या आएगा, विसर्ग आएगा, और आप लोगों को मालूम है आगे आएगा जीव, जिसे हम क्या कहेंगे, निर्जीव। अगर हम पुरस्कार शब्द लेते हैं, तो यहां पर पुर अधिक कार, पुर के बाद क्या आएगा, विसर्ग अधिक कार, तो पुरस्कार। अब यहां पर ज्यादातर याच्यामध्ये ज्यादातर जोड शब्द आहेत, हे तुम्ही नीट बारकाईने लक्ष द्या। विसर्ग संधीमध्ये जवळजवळ सगळेच्या सगळे जोड शब्द असतात आणि ते कसे जोड शब्द तयार होतात हे पण तुम्ही व्याकरणात शिकलेला आहात, तर त्याचा याच्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त काय होणार आहे, उपयोग होणार आहे। निष्ठुर, अब आप नी के ज्यादातर शब्द समझ गए हैं, नी के बाद विसर्ग लगाएंगे और ठू, तो ये बन गया निष्ठुर। तो इस तरह से हम कई शब्दों को यहाँ पर देख चुके हैं जो विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, तो आप लोगों को ये लिख लेना है।
धू अधिक बल दुर्बल, मन अधिक हर मनोहर। फिर हमने कुछ शब्द लिए थे और उन शब्दों को कैसे लिखा जा सकता है इस बारे में विचार किया था। जैसे कि निश्चय शब्द लिया तो निश्चय से बन गया नि अधिक चय। फिर हमने शब्द लिया था निर्जीव, तो निर्जीव शब्द का लिखते समय नी अधिक जीव हो सकता है। पुरस्कार का पुर अधिक कार, पुरस्कार। अब निष्ठुर, ये तो कई बार हमने पढ़ा है। तीनों संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे। आप क्या पहचान सकते हैं ये भी समझ में आ जाएगा और आपका थोड़ा सा सराव भी हो जाएगा। तुम्हाला जरा थोडीशी उजळणी पण होईल आणि तुम्हाला सोडवता येतात का ते उदाहरण हे पाहूया। एकत्र प्रकारे जे परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात शक्यतो त्या प्रकारे मी तुम्हाला उदाहरण देण्याचा प्रयत्न करते। संधि कीजिए असा एक प्रश्न विचारला जातो। संधि कीजिए। अब देखो संधि कीजिए के उदाहरण कैसे होते हैं। संधि कीजिए के उदाहरण में ऐसा होगा विद्या अधिक आनंद। यहां पर आपको सिर्फ संधि बनानी है। कौन सी संधि है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये तो उदाहरण अभी भी हमने देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब देखो आप लोगों को यहाँ पर संधि बनानी है। जैसे कि विद्या अधिक आनंद, आप लोग जान रहे हैं, हमने देखा भी ये शब्द पिछली तासिका को, तो ये बन गया विद्यानंद। तो लिखते समय हम कैसे लिखेंगे विद्यानंद। यहाँ पर सिर्फ हमें संधि बनानी है, पहचाननी नहीं है। फिर भी हम पहचान गए विद्या आ अधिक आ दीर्घ आ, तो ये स्वर संधि हम पहचान गए। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। वैसे ही रवि अधिक इंद्र, रविंद्र, ये भी स्वर संधि है क्योंकि रवि अधिक रस्वई अधिक दीर्घई, तो बन गया दीर्घई। सॉरी, दोनों भी रस्वई है, इससे बन गया दीर्घई। फिर भी यहाँ पर हमें संधि सिर्फ बनानी है, पहचाननी नहीं है। वाक अधिक ईश, वागीश, जिसे हम क्या कहते हैं वागीश। अब आप यह भी पहचान गए हैं
कि क के आगे व्यंजन है और व्यंजन के आगे स्वर आया है, तो ये स्वर संधि नहीं है, ये है व्यंजन संधि। और अब ये तो उदाहरण अभी देखा था हमने, तप विसर्ग है और उसके बाद वद शब्द आया है, व आया है, तो ये हो गई विसर्ग संधि। लेकिन फिर भी हमें सिर्फ संधि कीजिए कहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तपोवन। तो इस तरह से इम्तिहान में एक प्रश्न रहता है जहां पर हमें क्या करनी पड़ती है, संधि कीजिए, तो संधि बनानी पड़ती है। लिख लीजिए आप लोग। अब हम अंत में संधि पहचानिए ये भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर संधि कीजिए कहा है, वहां पर हम संधि पहचानने के बारे में भी पढ़ेंगे। और कई उदाहरण देखेंगे हम। यहां पर हमें क्या करना है, अभी निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। अति अधिक आनंद, अति अधिक आनंद, तो क्या हो गई संधि, अत्यंत, अति आनंद, अत्यंत, सॉरी अति अधिक अंत, अति अधिक अंत, तो वो तभी बनेगा अत्यंत। दूसरा शब्द है महा अधिक आत्मा, महा अधिक आत्मा, महात्मा। तीसरा शब्द है सदा अधिक यव, सदैव, इससे कौन सी संधि शब्द बनता है, सदैव। सम अधिक तोष, सम अधिक तोष, तो ये बन गया संतोष। भौ अधिक अक, भावुक, भावुक। और अंत या विसर्ग है और चेतना, तो
तो ये अंतर चेतना हो गई, कि अंतश्च चेतना, अंतश्च चेतना। अब देखो यहां पर उन्होंने सिर्फ संधि बनाने को कहा है, मैं अभी वही लिख रही थी, लेकिन आपको यहां पर पहचानने में भी आ गई होगी। जैसे कि अति अधिक अंत, मैं लिखूंगी यहां पर अति, ई अधिक अ, अत्यंत, तो ये स्वर संधि है। फिर देखो महा अधिक आत्मा, महा आ अधिक आ महात्मा, ये भी स्वर संधि है। सदा आ अधिक ए, स्वर है ये भी, ये स्वर है, आ ये स्वर है, अ ये स्वर है। तो सदा यहां पर पहला जो शब्द होता है उसका उच्चारण करके आपको देखना होगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, आपको उच्चारण से पता चलेगा। जैसे अति ई, महा हा आ, सदा आ, तो ये तीनों भी स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब देखो यहाँ पर समतोष, संतोष, लेकिन यहाँ म व्यंजन है, त व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और यहाँ भव अधिक अक भावुक, यहाँ पर भी ये भा के घ तो आप लोगों को मालूम है व्यंजन है, लेकिन अस्वर है, फिर भी ये व्यंजन संधि है। और अंत, यहाँ तो विसर्ग आया ही है, दिखाई ही देता है, तो ये संधि विसर्ग संधि है। लिख लो। अति अधिक अंत, अत्यंत, फिर महा अधिक आत्मा, महात्मा, सदा अधिक यव, सदैव, और सम अधिक तोष, संतोष, भव अधिक अक, भावुक, और अंत विसर्ग अधिक चेतना, अंतश्च चेतना। अब देखो यहाँ पर एक अलग ढंग का सवाल भी आपको इम्तिहान में पूछा जाता है, वो किस तरह का होता है, तो संधि पहचानिए। दूसरा प्रश्न जो होता है वो सिर्फ आप लोगों को क्या होता है, संधि पहचानिए कहा जाता है। वैसे तो हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं लिखा नहीं है, लेकिन हर एक की संधि हमने पहचानी, आप लिख भी सकते हैं वहां पर, संधि पहचानिए। अब देखो मैं यहाँ पर 3 ही उदाहरण दूंगी और आप लोगों को उन 3 उदाहरणों को पहचानना है। पहला उदाहरण हम लेंगे दिक अधिक विजय, फिर दूसरा उदाहरण हम लेंगे नी विसर्ग अधिक रव, और सूर्य अधिक अस्त, सूर्य अधिक अस्त भी ले सकते हैं, उदय भी ले सकते हैं। सूर्य अधिक, यहाँ पर उदय दिया तो हम उदय लिखेंगे। अब देखो आप लोगों को 3 संधि है, तो 3 संधि में से कौन सा शब्द कौन से संधि का है ये पहचानना है। मेरे ख्याल से एक संधि तो झट से पहचान गए हैं, विसर्ग संधि का। यहाँ पर विसर्ग दिखाई दे रहा है, नी अधिक रव नीलव, तो यहाँ पर आप विसर्ग संधि को झट से पहचान जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखो हमें यहाँ पर ये एक उदाहरण है अधिक अधिक विजय, क व्यंजन है, व व्यंजन है, व्यंजन के सामने व्यंजन आया है, तो ये व्यंजन संधि है। सूर्य, आप उसका उच्चारण करेंगे सूर्य, तो फिर आपके समझ में आएगा वहां पर सूर्य अ आ रहा है, और उदय का तो ऊ है ही, अ और ऊ है, तो फिर ये दोनों स्वर है, तो ये बन गई
स्वर संधि। तो इस तरह से या तो आपको संधि बनानी है या संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए, इस तरह का सवाल होता है। या तो दूसरा ये प्रकार होता है संधि पहचानिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 9वीं कक्षा के लिए पर्याप्त जितना ज्ञान संधि के बारे में चाहिए उतना बताया है। इससे भी ज्यादा है, हम और कई तासिका लेंगे, वहां पर विस्तृत से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस साल के लिए इतना काफी है। अब मैं अगली तासिका को आप लोगों को संधि के बारे में एक वीडियो बनाकर भेजने वाली हूँ, जहां पर आप लोगों को विस्तृत रूप से हर संधि की परिभाषा, हर एक उदाहरण का विश्लेषण प्राप्त होगा और उससे आपको संधि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। देखो, ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, इस भाग को छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये बडा ही कठीण काम है, लेकिन आप अगर मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, गणितासारखे नियम लक्षात ठेवून जर या 3 संधीचा अभ्यास केला तर हे तुमच्या हक्काचे मार्क आहेत आणि 10वी पर्यंत तुम्हाला हा अभ्यास करायचाच आहे। त्याच्यामुळे ऑप्शनला हा टाकू नका। आता वेळ आहे तुमच्याकडे घरी, मी तुमच्या 2 तासिका घेतलेल्या आहेत आणि पुढे 3 तासिकाला एक व्हिडिओ बनवून पाठवणार आहे, ज्याच्यात संधीची सविस्तर प्रत्येक नियमाचा उल्लेख येणार आहे। ते तुम्ही सगळं वहीमध्ये काय करायचंय, लिहून काढायचंय। मला वाटतं तुम्हाला हा भाग समजला असेल। जर काही अडचण असेल तर तुम्ही मला फोन करू शकता। थँक्यू।